हाँ, इस एपिसोड में वायरस बॉर्न डिजीज की जो श्रृंखला है, इसमें अगली वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इसको हम नाम देते हैं रेबीज या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो माने पानी, सारे लोग जानते हैं। फोबिया माने भय। ऐसी बीमारी जिसमें पानी से भय लगता हो, उस बीमारी को हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिया। तो यह क्या है? एक अत्यंत घातक एवं संक्रामक वायरल डिजीज मानी जाती है। इसे हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं, जैसा कि आपको एक्सप्लेन करके बता दिया गया। इसका वायरस सीधे बॉडी में एंट्री करके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी ये ब्रेन में पहुंचता है, स्पाइनल कार्ड में पहुंचता है और फिर वहां से सेलेवरी ग्लैंड और बाकी बॉडी के अदर टिश्यूज में ये पहुंच जाता है। इसमें कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पानी से भय, जिसको आप बोलते हो हाइड्रोफोबिया, प्रकाश से भय, लाइट फोबिया। इससे संक्रमित व्यक्ति न तो लाइट में रहना चाहता है, ना ही तो पानी पीना चाहता है। यदि वो कुछ निगलना चाहता है तो उसमें भी उसको काफी दिक्कत झेलनी पड़ती है, क्योंकि उसको सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके गले में घाव हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। इसलिए वो कुछ भी खाने पीने में काफी दिक्कत महसूस करता है। और इसमें रिजल्ट क्या होता है? तथोगत्वा अधिसंख्य संक्रमित व्यक्ति की डेथ हो जाती है, फिर उनका जीवन वापस पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इतना घातक और संक्रामक बीमारी मानी जाती है। इसका कारण क्या बताया गया? तो इसके कारण में एक वायरस है जिसको नाम देते हैं लासा वायरस टाइप 1। यही वो घातक वायरस है जो जिसके बॉडी में एंट्री कर इन्फेक्शन करने से ये स्थिति हो जाती है हाइड्रोफोबिया की या रेबीज की प्रॉब्लम हो जाती है। यह राब्डो वायरस समूह का एक सदस्य है, जो आकार में बुलेट जो गोली होती है उसी के आकार का ये होता है, और ये बॉडी में जब एंट्री करता है तो ऐसा ही प्रभाव भी दिखाता है। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को देखिए, कैसे एक संक्रमित व्यक्ति से या संक्रमित जानवर से दूसरे स्वस्थ जानवर या स्वस्थ व्यक्ति में, मनुष्य में कैसे पहुंचता है। तो इसमें बहुत सारे उपाय बताए, वो रास्ता बताया गया। यह संक्रमित जानवर या मनुष्य की लार में मुख्य रूप से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लार में इसका वायरस पाया जाता है, और जब भी वो बाइट करेगा तो निश्चित रूप से उसका लार सामने वाले के बॉडी में टच होगी, और इसका जो वायरस है मुख्य रूप से लार में ही पाया जाता है। तो सामने वाले के बॉडी में लार के थ्रू ये वायरस एंट्री करने में सफल हो जाता है और उस व्यक्ति को अस्वस्थ बना देता है या उसको संक्रमित कर देता है। संक्रमित जानवर के काटने से, अब जानवर में खास तौर से जो मनुष्य के टच में रहने वाले हैं, ये देखिए कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, लोमड़ी सियार तो खैर बहुत टच में नहीं है, लेकिन किसानों के लिए खेत में जाना है, खेती करना है, तो वहाँ पर ये जानवर भी मिल जाते हैं। अगर ये मैड हैं, पागल हैं, यानी रेबीज प्रभावित हैं, तो फिर ये मनुष्य से डरते नहीं, मनुष्य को अटैक करके दौड़ा करके काट लेते हैं, बाइट कर लेते हैं। और मनुष्यों में तो मुख्य रूप से ये डाग ही नजदीक होते हैं, आसपास रहते हैं। यदि वो मैड हो गए, संक्रमित हो गए, तो फिर उनके काटने से व्यक्ति जो है संक्रमित हो सकता है। तो बड़े आराम से डाग के द्वारा व्यक्ति में फैल जाता है। संक्रमित जानवर द्वारा कटी फटी या किसी उंड वाली जगह पर चाटने से भी ये फैल जाता है। चमड़ी में कहीं घाव है, कटा है, पिटा है, खरोच है, अगर उसको ये जानवर अगर मैड हैं, इससे संक्रमित हैं, तो उसको अगर ये चाटना शुरू कर दें, तो चाटने के समय इनका जो सलाइवा है वो दूसरे हेल्दी जानवर या हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में ये वायरस पहुंच जाता है और बड़े आराम से पहुंच करके उसको इन्फेक्टेड कर देता है। संक्रमित मनुष्य के काटने से भी ये फैल जाता है। यदि कोई मनुष्य संक्रमित है इस वायरस से, तो फिर वो दूसरे हेल्दी मनुष्य को अगर काट ले तो उसको भी ये इन्फेक्टेड कर देगा। इसके बाद इन्फेक्टिव मटेरियल्स,
कटी फटी अथवा घाव वाली जगह से यह वायरस शरीर में प्रवेश कर सीधे नर्व फाइबर्स के द्वारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में पहुंचता है और वहां से यह फिर लार ग्रंथियों में और शरीर के अन्य टिश्यूज में पहुंच जाता है। इसमें किसी भी उम्र में ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि बच्चे को काटे तो ना हो, एडल्ट को काटे तो हो, या एडल्ट को काटे तो ना हो और बच्चे को काट ले तो हो, नहीं। इसमें उम्र का कोई मतलब नहीं है, ये किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति में ये हो सकता है और इसका जेंडर से कुछ लेना देना नहीं। ये चाहे फीमेल को बाइट कर ले या मेल को बाइट कर ले, जिसको भी बाइट कर ले, दोनों में से कोई नहीं बच पाएगा और वो संक्रमित अवश्य हो जाएगा। यह एक खतरनाक प्राणघातक बीमारी, प्राय संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह इतना फेटल है, इसका मॉर्टेलिटी रेट इतना हाई है कि संयोग से बिरला कोई बच सकता है, अन्यथा 99% व्यक्ति की डेथ सुनिश्चित। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखिए, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना गया 1 to 3 मंथ, लेकिन यदि ये बाइट सर या थ्रोट, नेक या फेस पर हो, नाक पर हो, मुंह पर हो, लिप पर हो, तो इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम हो जाता है और ये बहुत अर्ली अपना साइन सिम्टम देने लगता है और उस व्यक्ति में इसका असर दिखाई देने लगता है। अब इसका क्लिनिकल फीचर हम देखते हैं, तो इसको हम 2 स्टेज में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। एक होता है प्रोड्रोमल स्टेज यानी प्रथम अवस्था, और दूसरी अवस्था होती है पोस्ट प्रोड्रोमल फेज यानी प्रथम अवस्था और प्रथम अवस्था के बाद। तो प्रथम अवस्था का जो ड्यूरेशन बताया गया है, यह प्राय 2 से 4 दिन ही होती है। इसमें बहुत सारे लक्षण मिलते हैं, जैसे फीवर। फीवर का मतलब इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, यानी व्यक्ति बुखार से पीड़ित हो जाएगा, माइलेज होगा, माने वो बेचैन हो जाएगा, थकान लगेगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, उस व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी, खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं करेगी। और क्या होगा, वोमिटिंग भी हो सकती है। और क्या होगा, हेडेक यानी सर में दर्द होगा, सोर थ्रोट जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, गले में उसके घाव हो जाएगी, इसीलिए उसको निगलने में कठिनाई होगी। और क्या होगा, नासियाटिक टेंडेंसी डेवलप करेगी, माने वो बार बार उल्टी के लिए मतली तो करेगा, मिचली तो आएगी लेकिन उल्टी नहीं होगी। और जो लास्ट में बताया गया प्रिकिंग पेन ऑन बाइट पॉइंट, जहाँ पर उसने बाइट किया है वहाँ पर व्यक्ति को ऐसा फील होता है जैसे कोई सुई उसमें चुभा रहा हो। सुई चुभाने से जो दर्द की फीलिंग होती है, उसी तरह की दर्द की फीलिंग उस बाइट वाले व्यक्ति में होती है। बाकी की और आगे की चीजें हम अब अगले एपिसोड में लेकर आएंगे, जिनका हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे।